नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 2 महीनों से दुनिया सदी की सबसे भीषण जंग तो देख ही रही है। ताकतवर मुल्कों का गुमान टूटते भी देखा। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया की रणनीति और कूटनीति को भी नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। एक तरफ रूस के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन के बहाने रूस के खिलाफ मोर्चा खोले अमेरिका और यूरोप के जैसे ताकतवर देश। इस सब के बीच भारत ही वो देश है जिसे लेकर दुनिया का हर देश उम्मीद लगाए हुए है। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसने हिंदुस्तान को नए वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर बना दिया है। दुनिया भारत की रीति और नीति की कायल कैसे बनी, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन पर फिर बारूद बरसा, रूस ने फिर मिसाइलें गिराई। फिर यूक्रेन का एक और शहर खंडहर हो गया। फिर चंद जिंदगियां हमेशा के लिए मलबे में दफन हो गईं। दो महीने से यही हो रहा है और कब तक होगा कोई नहीं जानता है। रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और 2 महीने में दुनिया ने एक आबाद मुल्क को पूरी तरह बर्बाद होते देखा। मारियोपोल से लेकर बूचा तक का नरसंहार देखा। शहर शहर शमशान और दर बदर इंसान होते देखा। यूक्रेन के एक छोर से दूसरे कोने तक तबाही का मंजर है। कोई शहर, कस्बा या गांव नहीं बचा है जहां रूस ने मिसाइलें ना दागी हों। 2 महीने के युद्ध ने यूरोप की दहलीज के मुल्क को कितना दर्द दिया है, आंकड़ों से समझा जा सकता है। यूएन के मुताबिक 2 महीने की जंग में यूक्रेन के 2345 आम नागरिक मारे जा चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का दावा इससे कहीं ज्यादा है। अकेले मारियोपोल में ही 10,000 लोगों के मारे जाने का दावा है। इनमें 3 महीने के नवजात से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। यूक्रेन के 12 एयरपोर्ट, 7 पावर प्लांट और 8,000 किलोमीटर लंबी सड़क तबाह हो चुकी है। 2 महीने में 50 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। रूस से युद्ध की कीमत यूक्रेन ने इंसानी जान देकर तो चुकाई ही। 2 महीने में यूक्रेन दशकों नहीं सदियों पीछे जा चुका है। दो महीने से ज़ेलेंस्की इसी तरह दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। कभी हथियार मांगते हैं तो कभी अरबों डॉलर की मदद। लेकिन हकीकत यह भी है कि जिन देशों के भरोसे ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने की जिद ठानी, उन्हीं देशों ने मदद के नाम पर सिर्फ हथियार और सांत्वना दी। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने सिर्फ एक मुल्क को तबाह नहीं किया है, बल्कि दुनिया में कूटनीति और रणनीति की नई लकीरें खींचती हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्क अपने वफादारों का इम्तिहान लेते रहे, लेकिन भारत का कद ऊंचा होता गया। बड़ा सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की भूमिका क्या है और ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से भारत की रीति और नीति का डंका दुनिया में बजने लगा है। प्रत्येक राष्ट्र की विश्व की अवधारणा, उसकी सभ्यता
वह उसकी दार्शनिक परंपरा के आधार पर निरूपित होती है। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। 8 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की हजारों साल पुरानी विरासत से रूबरू करवाया था। 8 साल बाद भी भारत दुनिया में अमन और शांति की उसी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। दो मुल्कों की जंग में जब दुनिया के ताकतवर देश अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से बिसाते बिछा रहे थे, तब भी भारत ने ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर की नीति अपनाते हुए अमन की राह चुनी। प्रेसिडेंट पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दिया तो उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई। 2 दिन बाद 26 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की। दोनों ही नेताओं के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी संवाद से हिंसा खत्म करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर बात की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 27 फरवरी को इन्हीं बातों को दोहराया। बाय रोड अगर कीव से आपको जाना हो तो पोलैंड के लिए 9 घंटे का रास्ता है और रोमानिया के लिए करीब 12 घंटे का रास्ता है। तो वो रास्ता भी मैप आउट हो गया है और वो रास्ते में जो पॉइंट्स मैंने बताया जैसे कि लिविव है, चेर्नोवित्स्की है, वहाँ भी हमने हमारे टीम्स जो रशियन स्पीकिंग ऑफिसर है वो टीम्स हम भेज रहे हैं, वो वहाँ पे होंगे ताकि वहाँ से भी जो मदद और सहायता हम दे सकते हैं हमारे नागरिकों को वो हम जरूर देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति का ही नतीजा था कि जो पुतिन किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, उन्होंने भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार कई घंटों के लिए सीज फायर किया, जिसकी बदौलत 22,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी की राह आसान हो पाई। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए और साथ ही दुनिया के और देशों पर दबाव भी बनाया कि वो भी प्रतिबंध लगाएं। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह जब भारत आए तो उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में भारत से ये प्रतिबंध लगाने के लिए कहा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी रीति और नीति पर चलेगा। इसका क्या असर हुआ, आप भी देखिए। यूक्रेन में रूस की मिसाइलें कहर ढा रही थी। एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहर खंडहर होते जा रहे थे। यूक्रेन की मदद के लिए आधी दुनिया आगे आ चुकी थी तो पुतिन अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुश्मनी मोल ले चुके थे। ऐसे में भारत एक ही वक्त पर रूस और यूक्रेन दोनों देशों की तरफ झुक नहीं सकता था, इसलिए तटस्थ रहने की नीति अपनाई गई। भारत अकेला दक्षिण एशियाई मुल्क है जिसने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की निंदा नहीं की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर रूसी तेल का आयात भी बंद नहीं किया। यूएन में रूस के खिलाफ हर प्रस्ताव से भी भारत ने किनारा किया। यानी किसी के पाले में ना जाकर भी भारत ने अपनी रूस जैसे करीबी दोस्त को बहुत कुछ दे दिया तो अमेरिका को भी साध लिया। यही वजह है कि जानकारों का कहना है कि भारत ने पश्चिमी देशों को अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की मास्टर क्लास पढ़ाई है। यही वजह है कि जब यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, जब यूक्रेन में नॉन स्टॉप बारूद बरस रहा है, तब दुनिया का हर ताकतवर देश हिंदुस्तान पहुंच रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी 25 मार्च को भारत दौरे पर आए। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस 31 मार्च को भारत दौरे पर आई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च को दिल्ली पहुंचे। 3 अप्रैल को इजरायल के पीएम नेफ्ताली बेनेट भी भारत आने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से उनकी यात्रा स्थगित हो गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की
तो दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंध और साझा मूल्यों पर बात की गई। भारत की तरफ से अमेरिका को रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी क्लियर संदेश दिया गया। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। रूस को लेकर बने मतभेदों के बावजूद 4 दिन पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन दिल्ली के लिए उड़ चले और यहां आकर मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाईं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई, जेसीबी प्लांट में भी गए, राष्ट्रपति भवन में शानदार वेलकम हुआ। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 2 महीने हो चुके हैं। भारत का रुख अब भी वही है जो 2 महीने पहले था। हमारा देश युद्ध को फौरन रोकने और विवाद का समाधान बातचीत से निकालने की अपील करता रहा है। Most political parties, most members of parliament all agree with the position which the government has taken, that the only way out is to return to dialogue and diplomacy, that there should be a cessation of violence, and that India's voice, I think today, is an important voice in urging that. साफ है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की प्रक्रिया में भारत कूटनीति का नया केंद्र बनकर उभरा है। ताकतवर पश्चिमी देश हो या फिर धूर्त पड़ोसी चीन, सबको भारत की अहमियत का अंदाजा अच्छे से है। यही वजह है कि जब रूस और यूक्रेन की जंग हर बीतते दिन के साथ भीषण होती जा रही है, जब 2 मुल्कों में लगी जंग की आग को शांत करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है, तब दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी की रीति नीति और हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी विरासत ही है जिसने युद्ध की त्रासदी के दौरान भी दुनिया को अमन की रोशनी दिखाई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।